मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म मेरी पाठशाला विश्व सुधाकर सिंह में मैं सुधाकर सिंह वेलकम करता हूं। आज हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए हैं, जिसे आप एग्जाम से पहले एग्जाम के रूप में भी कह सकते हैं। और इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। इस श्रृंखला में लगभग हम 5000 प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं ज्योग्राफी के, जिसमें भारत के भूगोल और विश्व भूगोल के प्रश्नों को शामिल करेंगे क्रमिक श्रृंखला में। तो उसी कड़ी में आज के अगले सीरीज के साथ मैं सुधाकर सिंह उपलब्ध हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की नई सीरीज। कुछ नए प्रश्नों से रूबरू होते हैं और कुछ नए तथ्यों और रोचक जानकारी के बारे में जानते हैं। अगर प्रश्नों का आंसर आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में साथ के साथ कमेंट करके एग्जाम से पहले एग्जाम की सीरीज में अपने आप को जज कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन द ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। मित्रों, प्यारे बच्चों, आज की सीरीज का आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है। इस प्रश्न में आपसे यह पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की जो इक्वेटर होती है, भूमध्य रेखा होती है, उसकी कुल लेंथ कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है। आपके ऑप्शन ये हैं 6400 किलोमीटर, 12800 किलोमीटर, 40000 किलोमीटर और 5000 किलोमीटर। तो लगभग कितनी लंबाई है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि भूमध्य रेखा की जब कुल लंबाई की बात करते हैं तो ये 40,090 किलोमीटर है। कितनी? 40,090 किलोमीटर है। इसमें ऑप्शन अगर हम देखते हैं, ऑप्शन के आधार पे आप देखोगे तो नियर बाई 40,000 हो जाएगा। तो आपका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो आपके इक्वेटर की या भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी, लगभग 40,000 किलोमीटर हो जाएगी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। आपसे पूछा जा रहा है कि इक्वेटर कहाँ से जाती है, भूमध्य रेखा कहाँ से जाती है। तो मैपिंग पोर्शन में हम लोगों ने पढ़ा है या जाना है, सामान्य रूप में अगर बात किया जाए इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से जाती है, तो सबसे पहले आप तो यह जानिएगा कि भूमध्य रेखा जो है आपके कुल 13 देशों से होकर के जाती है। कितने देशों से गुजरती है? विश्व के 13 देशों से, 13 कंट्रीज से इक्वेटर गुजरती है, 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। अब उसमें अगर बात किया जाए तो कौन कौन से हैं। दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हो गए, अफ्रीका के कुछ देश हो गए, एशिया के कुछ देश हो गए। तो इस प्रकार से सारे देश हैं। इनमें अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफ्रीका से संबंधित देशों की। अगर बात किया जाए तो साओ टोमे और प्रिंसिपे से जाती है, गैबन से जाती है, कांगो गणराज्य से जाती है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से जाती है, युगांडा से, कीनिया से, सोमालिया से। इतने तो अफ्रीका के देशों से जाती हैं। जब हम आते हैं एशिया के रीजन में तो मालदीव से, इंडोनेशिया से और यहीं बगल में देखते हैं तो किरीबाती के रीजन से जाती हैं। और दक्षिण अमेरिका में आते हैं तो इक्वाडोर से, कोलंबिया से और ब्राजील से। तो इतने सामान्य रूप में अगर बात किया जाए, इतने राष्ट्रों से यह गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो जब ऑप्शन देखोगे तो आप देखो, पहला जो ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है, तो इसमें मलेशिया दिया हुआ है, जाम्बिया दिया हुआ है, इसमें कोलंबिया है, कीनिया है, इंडोनेशिया है। कीनिया आपका ऑप्शन में है, इंडोनेशिया है और कोलंबिया ऑप्शन में है। तो इस आधार पर अगर देखोगे तो बी ऑप्शन में आपको मिलेगा कि कोलंबिया, कीनिया और इंडोनेशिया राष्ट्र है और इन तीनों से आपकी इक्वेटर गुजरती है। ठीक है, जैसे इसमें सूडान का रीजन है तो सूडान से नहीं जाती है, अगर बात किया जाए सामान्य रूप में तो। ठीक है,
मलेशिया का रीजन दिया हुआ है इसमें इसी प्रकार से। तो सामान्य रूप में आप इन 13 देशों के कॉन्टिनेंट वाइज नाम जरूर दिमाग में बिठा लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों में से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से राष्ट्र से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इक्वेटर से ही रिलेटेड प्रश्न है आपका। ऑप्शन है गैबन, दूसरा ऑप्शन है सोमालिया, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखीय गिनी यानी इक्वेटोरियल गिनी की बात किया जा रहा है, और चौथा ऑप्शन है रवांडा। तो आपके ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको यह बताना है कि कहाँ कहाँ से नहीं जाती है। तो जब हम बात करते हैं सामान्य रूप में गैबन की, तो अभी मैंने बताया कि गैबन से इक्वेटर जाती है। दूसरा आपका ऑप्शन है सोमालिया, तो सोमालिया से भी इक्वेटर गुजरती है। जब भूमध्य रेखीय गिनी या इक्वेटोरियल गिनी की बात करते हैं तो यहाँ से यह नहीं जाती हुई दिखाई देती है। रवांडा से भी नहीं जाती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4। तो 3 और 4 के हिसाब से देखोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इन दो देशों से नहीं जाती, ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश होकर नहीं गुजरती है। आपको ये बताना है कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है। फिर ऑप्शन सामान्य रूप में देखिए, कीनिया, तो आप बताइए कीनिया से जाती है नहीं जाती है। मैक्सिको, मैक्सिको से जाती है या नहीं। इंडोनेशिया और ब्राजील, देखोगे कीनिया से जाती है, इंडोनेशिया से जाती है, ब्राजील से जाती है। मैक्सिको से यह रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ से? मैक्सिको से यह रेखा नहीं गुजरती है। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये हो गया आपका आंसर। अगला फिर इक्वेटर बेस्ड प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखा पर स्थित है। आपको ये बताना है। ब्रुनेई, कोलंबिया, कीनिया, वेनेजुएला। आपको बताना है कि भूमध्य रेखा का संबंध किन देशों से है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले बताइए, में अगर देखेंगे तो कोलंबिया का संबंध है या नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोलंबिया का संबंध है इक्वेटर से। क्लिक करते जाइए, कोलंबिया का है। ठीक है, कीनिया का है या नहीं है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा है कि कीनिया का संबंध आपके इक्वेटर से है। अगला है वेनेजुएला, तो वेनेजुएला से जाती है इक्वेटर, नहीं जाती है। ब्रुनेई से नहीं जाती है। तो आपका ऑप्शन चेक करिए, 2 और 3, 2 3 कहाँ, ये आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है। कैमरून से, कोस्टारिका से, कीनिया से, वेनेजुएला से। एक बार में ऑप्शन आप क्लिक कर लेंगे कि कीनिया से गुजरती। 13 देश मैंने बताया जहां से आपकी इक्वेटर गुजरती। इन 13 देशों के नाम एकदम दिमाग में बिठा लीजिए लगातार पढ़ करके। अगला प्रश्न है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है वह क्या है। अब वार्षिक तापांतर की अगर बात करें तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर ग्रेडियंट भी बात करें कि तापमान का अंतर सबसे कम कहाँ होता है, यानी न्यूनतम होता है। औसत वार्षिक तापमान की अगर बात किया जाए तो वार्षिक तापमान जो होता है सबसे कम कहाँ पाया जाता है, अंतर तापांतर कहाँ सबसे कम होता है। भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा, मकर रेखा या उत्तरी ध्रुव पर, आपको बताना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका प्रश्न आप बेहतर तरीके से बताएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ कि किस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट कर दिया होगा। अब देखो, अगर हम बात करें भूमध्य रेखा पर, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक औसत तापमान भूमध्य रेखा पर होता है। तो जब लगभग एक जैसा तापमान बना रहता है तो इस पर तापांतर सबसे कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। और आपको पता है कि जो तापमान की रेखा होती है वो कर्क रेखा तक जाती है, और कर्क से फिर वापस आती है, और वापस आने के बाद सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो ये फिर मकर तक जाती है, और मकर से फिर वापस आती है। तो इस प्रकार से पूरा एक होल ईयर होता है। तो अगर हम बात करें तो सर्वाधिक
जो यह रीजन है जिसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, तो सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंध में औसत तापमान होता है। तो इसमें इक्वेटर एकदम मध्य में है, भूमध्य रेखा मध्य में है, तो सबसे ज्यादा तापमान पाया जाएगा। तो तापमान का जो अंतर होगा सबसे कम यहीं पाया जाएगा, क्योंकि लगभग एक जैसा तापमान आपको प्राप्त हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, यानी कि सबसे नजदीक है। आपके ऑप्शन है कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। तो इसमें अगर बात किया जाए तो ये आईएएस में आया हुआ प्रश्न है। इसका मतलब है अब आपको क्या देखना है कि भूमध्य रेखा के निकट कौन कौन से नगर हैं, विश्व के प्रमुख कौन कौन से बड़े बड़े शहर हैं, उनके बारे में देखना है। तो यहाँ अगर बात करोगे तो सिंगापुर इसके नजदीक, इनमें कोलंबो, जकार्ता, मनीला और सिंगापुर में सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है। 100% नगरीकृत भी है, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो इन सारी बातों को भी आप ध्यान रखेंगे। सिंगापुर भूमध्य रेखा के नजदीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है। फिर से देखिए, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, तीनों जो है किस महाद्वीप से, कॉन्टिनेंट से पास होती है। आपके ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है। तो अगर सामान्य रूप में बात किया जाए तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं। तो अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, आसान सा आंसर है। आपके ऑप्शन आपके सामने है, ये आपके ऑप्शन है। इन ऑप्शंस में से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं। है? अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। यानी अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपसे एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो एंगल पूछ रहा है, कोण पूछा जा रहा है। और सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो आपसे एंगल पूछने की बात किया जा रहा है कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश क्या होता है, यानी क्या एंगल होता है। सामान्य रूप में आपसे एंगल पूछा जा रहा है, एक्सल इंक्लाइनेशन जो होता है उस बेसिस पर। ठीक है, कि क्या एंगल बनेगा। आपके ऑप्शन है 23.5 डिग्री, 43 डिग्री, 47 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो पहले तो ये मकर संक्रांति की हम बात कर रहे हैं, और मकर संक्रांति पर कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का पूछा जा रहा है। तो मकर संक्रांति ठंडी के समय होती है, आप सभी लोग जानते हैं। और जब हम मकर संक्रांति की बात करते हैं तो 22 दिसंबर के आसपास का टाइम होता है, और आपको पता है कि उस समय जो आपके तापमान की रेखा है ये आपकी किस पर होती है, मकर रेखा पर होती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर होती है। ठीक है, मकर रेखा पर होती है। जब मकर रेखा पर चमक रही है तो इसका मतलब है, और आपसे पूछा किस पर जा रहा है कोण, कर्क रेखा पर दोपहर के समय का। तो सामान्य रूप में कर्क रेखा का मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी अगर हम सामान्य रूप में बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। तो जब 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया तो सामान्य सी प्रक्रिया है, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ हुआ। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ के बजाय 23.5 डिग्री साउथ की तरफ है। और साथ में मकर रेखा पर सूर्य का उन्नतांश कोण इस समय अगर बात करें तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इस 90 डिग्री में से सामान्य रूप में अगर बात किया जाए ये ध्यान रखना है
कि 23.5 और 23.5 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 47 डिग्री की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 47 डिग्री की दूरी हो जाएगी 23.5 से 23.5। और 90 में जब आप 47 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 43 डिग्री। कितना? 43 डिग्री। ये 43 डिग्री इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पहले पूछा गया था। आज के समय में तो इस टाइप का प्रश्न नहीं पूछा जा रहा, लेकिन आपको आना चाहिए कि मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का जो एंगल होगा वो क्या होगा, तो वो 43 डिग्री का होगा, 43 डिग्री का होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? अब आपसे अगला प्रश्न कर्क रेखा पर है। मिस्र से, भारत से, ईरान से, म्यांमार से। तो मिस्र से कर्क रेखा जाती है, भारत से कर्क रेखा गुजरती है, म्यांमार से कर्क रेखा गुजरती है, ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ध्यान रखिएगा, ईरान से यह रेखा नहीं जाती है। ठीक है। अब आपको इसमें एटलस से देख करके मुझे बताना है सामान्य रूप में कि कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है। आपको कमेंट करना है कर्क रेखा विश्व के कितने देशों से गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? पहला है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। यह कहा जा रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक्सिस रोटेशन करती है पश्चिम से पूरब, जिस कारण से मौसम में परिवर्तन होता है। दूसरा कह रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिस कारण से धरती पर रात और दिन की घटना होती है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, याद रखिएगा, घटना होती है। आपको ऑप्शन है, तो पहले विचार करते हैं कि पृथ्वी पर मौसम किस कारण से बदलते हैं। पहले बताओ, पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन किस कारण से होता है? तो आप जानते हैं, पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। किसके चारों तरफ? सूर्य के चारों तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपने एक्सिस पर, धुरी पर घूमती है। तो पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, धरती पर रात और दिन कब घटित होते हैं? तो धरती पर रात दिन घटित होने के पीछे कारण है अपनी जगह पर घूमना, यानी एक्सिस रोटेशन। जबकि यहाँ क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये भी गलत हो जाएगा, इन दोनों अपोजिट लिख रखा है। इसकी बातें इसमें लागू होंगी, इसकी बातें इसमें लागू होंगी। ठीक है, अपोजिट लिख रखा है, तो इसमें हो जाएगा एक और दोनों असत्य हैं, यानी पूरी तरीके से दोनों गलत हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा कहाँ से नहीं जाती? मकर रेखा पर प्रश्न पूछा गया है कि मकर रेखा कहाँ से नहीं जाती है। बोलिविया से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से, ब्राजील से। तो आप सब लोग जानते हैं कि ब्राजील का संबंध किसी भी प्रकार से, इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले बोलिविया से आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताइए, बोलिविया से मकर रेखा जाती है या नहीं जाती है? दूसरा है पराग्वे से, अर्जेंटीना से और ब्राजील से। इसका भी आंसर आप मुझे दीजिएगा कि मकर रेखा कहाँ से नहीं जाती है, कहाँ से नहीं गुजरती है, आपको बताना है। ठीक है, बोलिविया से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से या ब्राजील से? कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे। अगला है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली। आपको बताना है उपर्युक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है, यह आपको बताना है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। आप मुझे बताओ कि ऑस्ट्रेलिया से यह मकर रेखा गुजरती है या नहीं गुजरती? आप सब जानते हैं गुजरती है। दूसरा, नामीबिया से गुजरती है। तीसरा ऑप्शन है आपका ब्राजील, ब्राजील से भी जाती है। चिली, चिली से भी जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो इन चारों देशों से ये मकर रेखा गुजरती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित? उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है। दूसरा है, उत्तर पश्चिम भारत में निम्न वायुदाब विकसित होता है। तीसरा, उत्तर पश्चिम भारत में वायुदाब में परिवर्तन नहीं होता है। चौथा है, उत्तर पश्चिम भारत में तापमान बढ़ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम लेटेस्ट प्रश्न है और इसका आंसर जरूर आपको करना चाहिए। ध्यान से सुनो। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमक तब भारत में कौन सी घटना होती? पहली बात तो जब मकर रेखा पर चमक रही है तो जो सूर्य की किरणें हैं वो भारत से काफी दूर चली गई। इसका मतलब भारत के पास कौन सा रीजन डेवलप हो जाएगा? ठंडी का मौसम डेवलप हो जाएगा। और जब ठंडी का मौसम डेवलप होगा तो सामान्य सी प्रक्रिया है कि हाई प्रेशर बेल्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर बेल्ट। एकदम सामान्य सा लॉजिक लगाना है। उत्तर पश्चिम भारत में अगर बात किया जाए तो उच्च वायुदाब का विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च वायुदाब का विकास हो जाएगा। ये ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब का विकास हो जाएगा। बड़े पैमाने पर उच्च वायुदाब विकसित हो जाएगा। पर्टिकुलर ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से ए आंसर हो जाएगा इसका। बाकी चीजें तो गलत है, आप लॉजिकली पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज की सीरीज में हम इतने ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगले प्रश्नों के साथ कल मिलते हैं। अगले सीरीज में अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। हैव अ गुड डे।